10 लाख की एक कार तेजी से आती है और एक मिट्टी के घर के आगे आके रुक जाती है। क्योंकि उस घर में कोई नहीं रहता था, उसमें कूड़ा कचड़ा भर गया था। वो भूतिया घर जैसा दिख रहा था। उस महंगी कार से शारदा और प्रसाद बहुत ही उदास और चिंतित होके नीचे उतर आते हैं। थोड़ी देर में धनी बहुरानी अनामिका भी गुस्से से गाड़ी से बाहर निकल आई। सासू माँ, ये घर याद है आपको? इसी घर से अपना परिवार शुरू किया था। ये घर मुझे नहीं याद रहेगा। मेरी नजर में तो बस ये एक गरीब दंपति का मिट्टी का घर है। हाँ बहू। सासू माँ, गाड़ी से अपने पुराने कपड़ों का थैला बाहर निकाल लीजिए। वैसे भी ये कपड़े आपकी गरीबी में रेशम की साड़ियों की तरह है। हाँ बहू, चाहे तुम गुस्से में दया की भावना से या फिर असम्मान करने के लिए भले ही कहो, पर एक बात तो है, ये कपड़े हमारे लिए रेशम के कपड़े ही है। शारदा जाके गाड़ी से पुराने कपड़ों का बैग बाहर निकाल लेती है। आज से आप यहीं पे रहने वाली है। मैं तुम्हें बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहती हूँ अमीर बहुरानी। क्यों सासू माँ? आखिर में तुमने हमें हमारे स्वर्ग में लाके छोड़ दिया। आप लोगों को लग रहा है कि मैंने आपको छोड़ दिया, पर मुझे तो लग रहा है कि आपसे छुटकारा पाने के लिए मैंने आपको यहाँ लाके छोड़ा। तुम चाहे कुछ भी सोचो, जो होता है अच्छे के लिए होता है बहू। आज से आपको भूख का सामना करना पड़ेगा। इतने दिनों से तुम अमीर बहुरानी ना जाने हमें कितने तरह से परेशान किया, फिर भी बस अपने बेटे के खातिर आंसू पी के दिन गुजारे ताकि वो तुम्हारे साथ खुश रह सके। अमीर बहुरानी होने के नाते तुमने मुझे नौकरानी जैसा रखा, पिताजी को माली बना रखा था। जब तक हाथ पैर चले तब तक काम करते रहना चाहिए सासू माँ। इस घर में आके मुझे छोड़ने के बाद तुम्हें याद आया कि मैं तुम्हारी सासू माँ हूँ। फिर प्रसाद बड़े दुखी होकर, शारदा, बहुत भूख लगी है मुझे, चलो घर के अंदर जाके कुछ पकाते हैं। अब आपको भूख लगी है पर घर पे चावल नहीं, प्यास लगी है तो घर में पानी भी नहीं। अब इन सब के लिए मेरे घर पे मत आ जाइएगा। हम अपनी जान दे देंगे पर तुम्हारे घर कभी नहीं आएंगे बहू। यही मैं भी कह रही हूँ सासू माँ, मत आइएगा। ऐसा कहकर अनामिका अपनी मोटर कार लेकर वहाँ से चली जाती है। शारदा और प्रसाद उस मिट्टी के घर के अंदर जाते हैं। घर में कचरा मिट्टी भरा हुआ था। वो एक एक करके सब साफ करते हैं। रात के वक्त शारदा चावल का डब्बा खोल के देखती है, उसमें थोड़ा सा चावल था। फिर जल्दी जल्दी शारदा लकड़ी का चूल्हा जला के खाना पकाती है। फिर शारदा और प्रसाद एक जगह बैठकर बेटा रमेश और बहू अनामिका के बारे में बातचीत करने लगते हैं। कुछ भी कहो, अमीर बहू की तारीफ करनी चाहिए। क्यों जी? सास को रसोइया और ससुर को माली बनाया इसलिए? हाँ नहीं शारदा, उसने जेल नामक उस बड़े से घर से हमें बाहर निकाल दिया। ऐसी बात है तो तारीफ से नहीं चलेगा, बहू को सम्मान भी देना पड़ेगा। एक बड़े से शॉल से ढक के उत्तम बहू कहकर सम्मान देना होगा। बस नाम का ही बड़ा घर है, पर उसमें कोई नहीं रहता था। बेटा सुबह सुबह उठ के ऑफिस चला जाता था, आता था और फिर खा के सो जाता था। कभी पूछा भी नहीं कि पिताजी खाना खाया। प्रसाद की आंखें गीली हो जाती है। आज से हमें किसी की परवाह करने की जरूरत नहीं है। आप मेरे लिए हैं और मैं आपके लिए हूँ। अगर मैं मर गया तो? ये सुनकर अब शारदा रोने लगती है। और अगर तुम मेरे से पहले चल बसी तो? ऐसा कहकर प्रसाद चुप हो जाते हैं। फिर दो गरीब बुजुर्गों के बीच कुछ देर तक कुछ भी बातचीत नहीं होती है। वो दोनों चुप रहते हैं। प्रसाद खुद को संभालते हैं और फिर कहने लगते हैं, भविष्य की बातें सोच सोच कर बहुत चिंता होती है शारदा। डरने की कोई बात नहीं, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। जब तक मुझ में ताकत है मैं मजदूरी का काम कर लूंगी। फिर जब मजदूरी नहीं हो पाएगी मैं लोगों के घर में काम करूंगी। पर आप थोड़ी हिम्मत रखिए। बहू ने कहा भूख हमें सताएगी शारदा। नहीं जी, मैं हूँ ना। इस तरह से वो एक दूसरे को समझाते हैं। उधर अनामिका जब बहुत तेजी से कार चला रही थी, रमेश बगल में बैठ के बहुत चिंतित था। क्या हुआ रमेश? मैं सुबह से देख रही हूँ तुम कहीं पे खोए हुए हो। क्या हो गया? रेस्टोरेंट में तुम अभी भी ठीक से खाना नहीं खाए। तुम्हें पता नहीं है अनामिका, मैं कहाँ खोया हूँ। रमेश के ऐसे कहने पे अनामिका बिना कुछ कहे
गुस्से से गाड़ी को सड़क किनारे जाके रोकती है और गाड़ी से उतर जाती है। रमेश, तुम भी गाड़ी से उतरो। बिना कुछ कहे रमेश गाड़ी से उतर जाता है। फिर अनामिका कहती है, तुम्हारे लिए तुम्हारे माँ बाप इम्पोर्टेंट है या मैं भी हूँ? ये सवाल तुम अभी पूछ रही हो? उन्हें घर से बाहर भेजने से पहले पूछना चाहिए था। उन लोगों को घर से बाहर निकाल के फिर तुम मुझे बिरयानी खाने को कह रही हो? हाँ। ओहो, तो अपने गरीब माता पिता के लिए तुम अब अमीर बीवी से लड़ाई करना चाहते हो? जैसे तुम्हारे पिताजी इम्पोर्टेंट है वैसे मेरे माता पिता भी इम्पोर्टेंट है। इनफैक्ट दोनों ही इम्पोर्टेंट है। वो संभव नहीं है रमेश। अगर मैं वहाँ रहूंगी तो वो नहीं रहेंगे और वो रहेंगे तो मैं नहीं रहूंगी। इसलिए तुम जाके उन्हें उनके पुराने घर के सामने छोड़ के आ जाओगी? हाँ। छुटकारा चाहिए था रमेश। किसी भी रिश्ते को तोड़ना बहुत आसान है अनामिका, पर रिश्ते को निभाना बहुत ही मुश्किल। ऐसा कहकर रमेश आंसू बहाने लगता है और गाड़ी में जाके बैठ जाता है। अनामिका भी ज्यादा कुछ ना बोलकर गाड़ी में आके बैठ जाती है। वो गाड़ी बहुत ही तेजी से चला रही थी। ऐसे ही दिन निकल रहे थे। अनामिका 2 संतान को जन्म देती है। अनामिका उन्हें अपने साथ शॉपिंग के लिए ले जाती है। ठीक उसी वक्त शारदा बड़े कष्टों के साथ राशन की दुकान में लाइन लगा के खड़ी थी। धीरे धीरे वो दुकानदार के पास जाती है और राशन का कार्ड दिखाती है। वो उसका कार्ड देखता है, फिर उसमें चावल का पैकेट, तेल का पैकेट, साबुन, नमक डाल के बदले में पैसे ले लेता है। फिर शारदा किरण नाम के एक लड़के से विनती करती है जिसके पास साइकिल था। फिर वो राशन का सामान लेके अपने साइकिल से उसके मिट्टी के घर में जाके छोड़ आता है। इस तरह बड़े कष्टों के साथ शारदा और प्रसाद अपनी जिंदगी गुजार रहे होते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के ग्रीन कार्ड होल्डर डॉक्टर फणींद्र भूषण जी का घर था। बहुत ही अमीरी दिखावट के साथ और बहुत ही शानदार तरीके से उन्होंने अपना घर बनाया था। पत्नी सावित्री और छोटी बेटी अनामिका के साथ भूषण जी खुशी खुशी जीवन व्यतीत कर रहे थे। एक दिन सावित्री चांद दिखाते दिखाते अपनी छोटी बेटी अनामिका को अपने हाथों से वो खाना खिला रही थी। माँ, सच में ये चांद तो देखने में बहुत सुंदर है। हाँ बेटा, अगर हम छू ले उनकी खूबसूरती कम ना हो जाए, इसीलिए तो वो आसमान में छुपे रहते हैं। क्या वहाँ सिर्फ चांद ही रह सकते हैं माँ? नहीं बेटा, तारे, बादल, वहाँ पे सब कुछ है। वहाँ पे धरती और पानी भी है, लेकिन हमारे लिए आँखों से देखना संभव नहीं। वहाँ के लिए वैज्ञानिक चाहिए जो वहाँ पे प्रयोग करे। फिर मैं एक साइंटिस्ट बनूंगी। वहाँ मैं चांद पे जाऊंगी और चांद पे जाके मैं एक तस्वीर भी लूंगी। इस तरह छोटी अनामिका मनी मन एक दृढ़ संकल्प ले लेती है। ऐसे दिन गुजर रहे थे। एक दिन सावित्री गुजर जाती है। अनामिका परिशोधन सेंटर में जूनियर साइंटिस्ट के तौर पे ज्वाइन करती है। उनके बड़े से घर में एक कमरा था जहाँ डॉक्टर सावित्री की तस्वीरें थी, जीते हुए प्राइजेस थे और उनके इस्तेमाल किए हुए कुछ सामान जिसे वो जान से भी ज्यादा मानते थे और उनकी साफ सफाई करते रहते थे। उस दिन वो अपनी बेटी अनामिका के साथ आते हैं जो कि मॉडर्न ड्रेस पहनी थी और अपनी पत्नी की तस्वीर के सामने आके कैंडल जलाते हैं। सावित्री, आज तुम अगर जिंदा होती तो तुम उत्साहित हो जाती और कहती बेटी बड़ी हो गई है, उसकी शादी की उम्र हो गई है, और मुझसे आके लड़ाई करती। अब मैं भी चाहता हूँ कि हमारी बेटी अनामिका की शादी हो, तो फिर तुम ही अपनी बेटी को पहले शादी के लिए राजी कराओ। माँ, मैं अब परिशोधन केंद्र में जूनियर साइंटिस्ट के तौर पे अब काम करने लगी हूँ। मुझे अभी शादी करने का कोई इरादा नहीं है। मेरा तो सपना है कि मैं खुद का एक रॉकेट बनाऊं और चांद में जाके अपनी इच्छा पहले पूरी करूं। अभी शादी की बात लेकर आप पिताजी से कहें कि वो मुझे परेशान ना करे और सपनों को अंधेरे में ना ढकेल दे। अब तुम ही समझाओ माँ। बेटा, बचपन से ही मैंने तुम्हारे पसंदीदा कपड़े खरीदे, तुम्हारे पसंदीदा किताब, तुम्हारे लिए बैग, ऐसा तक कि जो पढ़ना था तुम्हें वही पढ़ाया। पर शादी के मामले में मैं जो फैसला लूंगा वही आखिरी होगा। शादी करूंगी पिताजी, जरूर शादी करूंगी, पर जिस दिन मेरा सपना पूरा हो जाएगा मैं उस दिन शादी करूंगी। देखो बेटा, पहले शादी कर लो, अगर बाद में तुम्हारी सासू माँ ने मंजूरी दे दी तो अपना सपना पूरा कर लेना। पर अभी मैं बस अपने बातों पर अमल करूंगा जो तुम्हारी माँ के मरने से पहले उसे वादा किया था। मैंने वादा किया था कि मैं तुम्हें पाल पोस के बड़ा करूंगा और फिर तुम्हारी शादी देके ससुराल भेजूंगा। वही करूंगा मैं।
शादी शादी तो कर रहे हैं, पर आपने मेरे लिए कोई लड़का देखा है? अभी से नहीं, बहुत पहले से देखा है। हमारी यहाँ पैदाइश नहीं है। हम पैदा लिए हैं एक छोटे से गांव गोदावरी पल्ली नाम के जगह में। वहाँ मेरा एक दोस्त है प्रसाद नाम का, उसने मुझे बहुत मदद की है। अभी हमारे पास बहुत पैसे हैं ना पिताजी, उसे आप दुगना तिगुना होने के लिए दे दीजिए। पर मुझे चांद पे जाना है पिताजी, अभी मुझे शादी नहीं करनी। ऐसा कह के अनामिका वहाँ से चली जाती है। फणींद्र बाबू अपनी पत्नी सुनंदा की तस्वीर देखने लगते हैं। ठीक उसी वक्त गोदावरीपल्ली गांव में शारदा और प्रसाद, जिनके 10 एकड़ जमीन थे, उस जमीन पे वो तरह तरह के फसल उगाते हैं और उसे बेचकर बहुत पैसे कमाते हैं। साथ ही साथ गरीबों की मदद भी किया करते हैं। उनका मानना था कि मानव सेवा में ही ईश्वर की सेवा है। उनका 30 साल का रमेश नाम का एक नौजवान बेटा था। वो गांव में ही रहता था, खेतीबाड़ी का देखभाल करता था और बहुत ही मिलनसार था। सभी उन्हें बड़े प्यार से छोटा बाबू कह के बुलाया करते थे। एक दिन प्रसाद और फणींद्र बाबू फोन पर बातचीत कर रहे थे। फिर भूषण अनामिका की फोटो भेजते हैं और उधर से प्रसाद भी रमेश की तस्वीर भेज देते हैं। भूषण यहाँ अनामिका को रमेश की तस्वीर दिखाते हैं और वहाँ प्रसाद रमेश अनामिका की। पर अनामिका अपनी राय नहीं देती है। अब चूंकि कुछ करने को ही नहीं था, इसीलिए भूषण अनामिका को लेकर प्रसाद के घर चले जाते हैं। वहाँ जाके बातचीत होती है। मैं रमेश जी के साथ अकेले में बात करना चाहती हूँ। अनामिका के कहने पे रमेश अनामिका को अपने घर से थोड़ी ही दूर में एक फूलों के बगीचे में ले जाता है। वहाँ अनामिका जाके अपनी पढ़ाई लिखाई और अपने सपनों के बारे में बताती है। देखो अनामिका, तुम विभिन्न देशों में गई हो, बहुत पढ़ी लिखी हो, मैं तुम्हें पसंद भी करता हूँ और सबसे बड़ी बात, तुमसे शादी करने को कोई आपत्ति भी नहीं। पर सबसे बड़ी बात, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। तुम्हारे सपने, तुम्हारी आशा, तुम्हारी इच्छा, इनका मैं सम्मान करता हूँ। हमारा आम का बगीचा है और वहाँ पे गेस्ट हाउस भी है। जब मैं कह रही हूँ कि शादी नहीं करनी, वहाँ तुम कह रहे हो कि तुम्हारे यहाँ गेस्ट हाउस है। मुझसे शादी करोगी तो तुम्हारे सपने, सारे इच्छे पूरे हो सकते हैं। और अगर तुम कहती हो मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं तुम्हें पसंद नहीं हूँ, तो किसी और से शादी करके तुम अपने सारे सपनों को खत्म भी कर सकती हो। रमेश की बातें सुन के अनामिका सोच में पड़ जाती है। हमारे गेस्ट हाउस में तुम्हें क्या चाहिए बताओ, मैं सब लाके तुम्हें दे दूंगा। तुम वहाँ पे रॉकेट बनाओ, चांद पे जाओ, तुम्हारी जो मर्जी करो। वहाँ पे बैठ के अपना सारा काम करो और अपनी सारी इच्छाओं को पूरी करो। हर कदम पे मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे माता पिता ये मान लेंगे? मेरे माता पिता के लिए तुम एक मात्र बेटी भी हो, बहू भी हो। अगर हम समझाएंगे तो जरूर समझेंगे। रमेश की बातें सुन के अनामिका शादी के लिए तैयार हो जाती है। फिर बड़े धूमधाम से अनामिका और रमेश की शादी हो जाती है। अनामिका गेस्ट हाउस में सुबह शाम कड़ी मेहनत करती है रॉकेट बनाने के लिए। अब चांद पे जाने का सही वक्त आ ही गया। सास ससुर के आशीर्वाद से और पति के प्रोत्साहन से अनामिका एक दिन रॉकेट पे बैठ जाती है। तभी शारदा कहती है, बहू, तुम्हें इतनी दूर भेजने को मेरा जी नहीं कर रहा है। बेटा रमेश, जाओ जाके कार ले आओ। कार क्यों माँ? पता नहीं कब लौट के आऊं। 2-4 सेट कपड़े ले लेती हूँ, उसी के साथ थोड़ा खाना बांध लेती हूँ, जैसे रोटी, पूरी, चिकन करी और साथ में थोड़ी चटनी। उनकी ऐसी बातें सुन के अनामिका मुस्कुरा के कहती है, वो सब की जरूरत नहीं माँ जी, आप ऐसे ही आइए। ऐसा कह के शारदा रॉकेट में बैठ जाती है। फिर रॉकेट आसमान में उड़ने लगती है। अनामिका एक एक चीज देख रही थी, बादलों को चलते हुए, ग्रहों को घूमते हुए, वो सब कुछ देख पा रही थी। फिर सास बहू चांद पे जाके अपना कदम रखते हैं। चंद्रमा में उतर के वो चांद में कुछ तस्वीरें लेते हैं। फिर से सास बहू दोनों रॉकेट में बैठ के घर वापस लौट आती है।